नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट होगा। जिससे पहले आज हम आपको इस बजट के निर्माता सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का एक विशेष इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसमें आपको बजट की पूरी झलक दिखाई देगी। और इसके बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी सुनवाएंगे, जिन्होंने 26 जनवरी की हिंसा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि तिरंगे के अपमान से पूरा देश बहुत दुखी हुआ। पीएम मोदी की इस बात पर किसान नेता और विपक्ष को कितना दुख पहुंचा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको किसान आंदोलन का पूरा अपडेट भी देंगे। यानी कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद कमजोर पड़ता किसान आंदोलन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान एक बार फिर से सरकार से बातचीत करने के लिए राजी हो रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं। उन शर्तों की बात भी हम पूरी करेंगे। मतलब कल यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी बैक गियर में चल रही थी, वो अब टॉप गियर में रफ्तार पकड़ सकती है। और ये अनुमान सिर्फ इस बात के आर्थिक सर्वे में ही नहीं लगाया गया, बल्कि दुनिया के बड़े संगठनों की रिपोर्ट्स भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं। आर्थिक सर्वे 2020-21 में कहा गया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी -7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11% रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बीच भारत इकलौता ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल दहाई अंक में होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 7.3% की वृद्धि दर से बढ़ सकती है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ -9.6% रहने का अनुमान है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार को वी शेप रिकवरी कहा जा रहा है। मतलब धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया, जिसमें कुछ आंकड़े आइए हम आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2020 में देश में बिजली की मांग में ग्रोथ -23.7% थी, जो दिसंबर 2020 में 5% हो गई। इस अवधि के दौरान जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ -71.6% से बढ़कर 11.6% पर आ गई। पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में ग्रोथ -100% से 23% पर आ गई। कोरोना महामारी के साल यानी कि 2020 में भी भारत में आए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 13% की बढ़ोतरी हुई। साल 2020 के दौरान भारत में एफडीआई $57 अरब रहा। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो कोरोना महामारी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगे इंजेक्शन का साफ तौर पर असर दिखाते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर लौटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से रिकवर हो रही है कि अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 11% हो जाए, जो कोरोना महामारी की वजह से मौजूदा वर्ष में 7.5 माइनस रहने का अनुमान है? लेकिन कोरोना महामारी से पहले भी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2019-20 में गिरकर 4.2% रह गई थी, जो पिछले 11 साल का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल का सबसे सटीक जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो हैं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिन्होंने आम बजट से पहले आर्थिक सर्वे को तैयार किया। आज तक ने उनसे देश की आर्थिक सेहत और आम बजट को लेकर खास बातचीत की है। तो ये बहुत विशेष बातचीत हमारी सहयोगी अंजना ने की है। देखिए, सुनिए। आज तक पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम जी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। नमस्कार। आपने ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह, और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब
पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी, अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग भारत सरकार ने पुजारा की तरह की, आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों के लिए जो अनाज का 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया, 1% जीडीपी के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी एक स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए। मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं। इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है। 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है जो अनलॉक फेज में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव हैं, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है। और जो पीएमआई रियलिस्टिक लग रहा है ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। और हमारे जो सर्वे है इकोनॉमिक, उसमें भी आप लोगों ने कह दिया है कि मूडी बड़ा मूडियल हो गया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का बड़ा पुअर रेटिंग है, और आईएमएफ ने हालांकि 11.5% के आसपास का अनुमान लगाया है। एक देश एक ओपिनियन और ग्रोथ स्टोरी के नैरेटिव पर क्या अपनी अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स और नंबर्स को आगे ले जा सकता है? क्या इस तरह की हिम्मत हम दिखा सकते हैं इस वक्त, और किस बना पर हम धत्ता कर सकते हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को? पहला तो ये कि यदि आप देखें और पहले अध्याय में वॉल्यूम 1 के हमने दिखाया है कि किस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग, जो नीतियां ली गई वो काफी साहसपूर्ण ली गई, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म पेन जो कहते हैं, महामारी के कारण शॉर्ट टर्म पेन थी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन पे ध्यान दिया गया और इसके लिए साहस जरूर पड़ता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी जैसे आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी कहा है कि भारत ने काफी पारदर्शिता दिखाई है जिस तरह नीतियों को अपनाया है। तो वो ये जो मैच्योर पॉलिसी मेकिंग है ये इन्वेस्टर्स देखते हैं, और इन्वेस्टर्स देख के वो आप एफडीआई में देख रहे हैं, जिस तरह की एफडीआई आई है। एफडीआई जो पैसे लगाते हैं वो एक्चुअली एज जैसे हिंदी में पीपल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, एंड तो वो सिर्फ डबल डिजिट में इंडिया को दिखा रहे हैं इस वक्त आईएमएफ। हाँ, चाइना को भी 8.5 नंबर 2 पे, और नंबर 3 पर उसके बाद स्पेन है 5.9, और उसके बाद फ्रांस। ये सिर्फ अगला साल ही नहीं, ये कैसे डिकोड करें कि बाकी रेटिंग एजेंसीज जो हैं और आईएमएफ में ये डिफरेंस क्यों है ओपिनियन में? क्योंकि भारत की जो आप यदि फंडामेंटल्स देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है, और जिस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, भारत एकमात्र देश है जिसने इतने सारे रिफॉर्म्स किए हैं इस महामारी के दौरान। और यदि आप नीतियों को भी देखें तो भारत ने न सिर्फ डिमांड साइड में काम किया, सप्लाई साइड में भी काम किया है। बाकी किसी देश ने ऐसा इतने सारे रिफॉर्म्स नहीं किए। क्या ये इकोनॉमिक प्रूडेंस नहीं होगा, क्या ये आर्थिक विवेक नहीं होगा कि कृषि के मुद्दे पर हम किसानों को अपनी तरफ करें? इसमें सरकार बुरी तरह से अभी जद्दोजहद कर रही है। एक सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है जो 2 से 3 महीने के हम देख रहे हैं? और क्या सरकार को जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं करना होगा? वो कृषि बिल को पीछे करने से कम में मारने को तैयार नहीं है। कृषि रिफॉर्म्स का क्या होगा?
देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री हूं और अर्थशास्त्र पे ही बात करूंगा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो कृषि कानून है, ये कानून जो हमारे छोटे किसान हैं उनको विशेषतः लाभ पहुंचा सकते हैं। एमएसपी गारंटी प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, मैं वापस उसी सवाल पर जा रही हूं। इसको लेकर इकोनॉमिक जो आर्थिक नजरिए से हम देखें तो क्या ये मुमकिन है सरकार के लिए ऐसा करना? यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि जब आप मान लीजिए आपने यदि ये कोट बेचना है, कोट खरीदने गए, तो बाकी किसी में कहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है? किसी और क्षेत्र में होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि बताता ये जो खरीदता है वो कहता है कि मैंने तो इतना पैसा देना ही देना है, किसी और क्षेत्र में होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए जो उसमें यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे काफी सारे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी देखा जाए तो एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अभी काफी सारे कमोडिटीज में है। और दूसरी बात ये कि जो फार्म लॉज और एमएसपी का उनसे मेलजोल नहीं है। एमएसपी तो प्रोक्योरमेंट के लिए है, क्योंकि आप हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हमने काफी सारे परिवारों को जो मुफ्त में राशन तो देना ही पड़ता है, जिसके लिए सरकार को लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हम एक्चुअली दो मुद्दे जो कि काफी अलग हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म लॉज का और एमएसपी का अर्थशास्त्र में तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक्चुअली अफवाह हैं जिनमें एक्चुअली इनको जोड़ा जा रहा है। तो मैं अर्थशास्त्री के रूप में इनको तो मैं नहीं जोड़ूंगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हिंदुस्तान के लिए। आपने भी कहा युवा ज्यादा है इस देश में, ये कैसे एड्रेस होगा? इस पे आप ध्यान दें कि क्या कदम लिए गए हैं। जो आत्मनिर्भर भारत 3 में जो वेज सब्सिडी का जो प्रोग्राम था, तो ये संगठित क्षेत्र में नौकरियां जो गई थी, जैसे मार्च से अक्टूबर तक जो नौकरियां गई हैं उनको भी वापस लाने के लिए वेज सब्सिडी दी गई है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जोर दिया जा रहा है। उसी में मैं जानना चाह रही हूँ एकदम लेमैन की तरह, सर अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ ही तो देखेंगे। सर कुछ सजेस्ट कीजिए, नौकरी के क्या तरीके हो सकते हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और वो तो फैक्ट्रियां और ये सब काम तो चलता ही रहता है, कैसे डायरेक्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज देश में आए? इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या सोचा, क्या सजेस्ट किया? वही तो मैं कह रहा था कि जो वेज सब्सिडी प्रोग्राम जो दिया, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है जो अभी 15,000 का वेतन में रोजगार लेता है, तो यदि उसको 15,000 के बदले उसको सिर्फ 13,000 देना पड़े, तो ऐसे उद्योगपति होंगे जो, चलो 1-2 और हमने हायर कर लिया। हर एक रोज उद्योगपति यदि एक्चुअली 1-2 और नौकरशाही रखता है तो उसके जब आप उसका सब एग्रीगेट करते हैं तो काफी जॉब्स बनती है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो लाया गया और उसका अमल भी किया गया है। चूंकि आपने टैक्स की बात की, इसीलिए मैं टैक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ कि क्या मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी? थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। ये जरूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफी खर्च करे, ताकि उससे जो है डिमांड आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, वैक्सीनेशन से काफी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है, अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए तो उससे जो है हमें शायद कोविड लग जाएगा। तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा, और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी। तो उससे डिमांड अच्छा आएगा, उसी पे हमें ध्यान देना। अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है? अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सुब्रमण्यम जी जुड़ने के लिए और तमाम बातें अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो, बेहतर हो, इस पर चर्चा करनी। तो आपने सुना और देखा, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिए कि कोरोना महामारी के झटके से उबरकर हमारी अर्थव्यवस्था एक झटके में 11% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी।
हमारे देश की वित्त मंत्री भी ऑन रिकॉर्ड ये कह रही हैं कि ये वाला बजट 100 वर्षों का सबसे अच्छा बजट होगा। हमने अर्थव्यवस्था के कई सारे जानकारों से बात की जिन्होंने आम बजट को लेकर कुछ अनुमान लगाए, जैसे कि सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए जिसे 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। वर्ष 2014 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जानकारों का मानना है कि बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए सालाना की जा सकती है, जो कि अभी 6,000 रुपए सालाना है। रोजगार बढ़ाने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए किसी बड़ी स्कीम की घोषणा भी सरकार कर सकती है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्टार्टअप के लिए भी कई सारे प्रोत्साहन सरकार दे सकती है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयातित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट भी दी जा सकती है। ये तमाम वो संभावनाएं हैं, ये तो संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं और अनुमान हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ऐसा हो सकता है कि कोरोना सेस के रूप में टैक्स पेयर्स को ही इसका खर्च उठाना पड़े। जानकार ये मानते हैं कि सरकार इस बार हेल्थ सेक्टर के बजट में कोई बड़ा इजाफा या बढ़ोतरी कर सकती है। वर्ष 2019-20 में हेल्थ बजट 64,609 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में 2020-21 में सरकार ने इसे 4% बढ़ा दिया था और 67,112 करोड़ रुपए कर दिया था। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हेल्थ बजट को लगभग दोगुना करके 1,30,00,000 करोड़ तक किया जा सकता है। इस बार के आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को जीडीपी के 2.5 से 3% तक किए जाने की जरूरत है। मतलब नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार जो अभी जीडीपी के 1.5% से भी कम है, जबकि चीन में कुल जीडीपी का 3.2%, अमेरिका में 8.5%, जर्मनी में 9.4% खर्च हेल्थ पर होता है। तो आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया, देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि जीडीपी का कितना बड़ा यहां पर योगदान है और कितना कितना खर्च है। तो आर्थिक सर्वे में यह कहा गया कि हमारे देश को भविष्य में किसी भी महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में तेजी लाने की आवश्यकता है। भारत 1.4%। वैसे एक बात यहां पर यह भी ध्यान देने वाली है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार कई बार आर्थिक पैकेज की घोषणाएं कर चुकी है, जिसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम ऐलान किए जा चुके हैं, चाहे बात किसानों की हो, मिडिल क्लास की हो, उद्योग जगत की हो या फिर हेल्थ सेक्टर की। और इसीलिए इस बार के आम बजट में कुछ विशेष होने की गुंजाइश बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि हमारा देश इस बार के आम बजट को मिनी बजट के रूप में ही देखे। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी आर्थिक अवस्था बहुत बढ़ सकती है। पिछले बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 100 लाख करोड़ का ऐलान किया था 5 बरस में खर्चने का, और अगर ये हो जाए तो अपना आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़ सकती है। दूसरी बात हमारा ये मानना है कि जीएसटी हाउसिंग सेक्टर पे थोड़ा घटाया जाए, और ऐसे ही इसमें जो मेन आइटम जाती हैं जैसे कि सीमेंट, उस पर 28% जीएसटी लगता है, और स्टील जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत काम आते हैं। तो अगर इन पे जीएसटी कम किया जाए तो काफ़ी उसमें लाभ होगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी 5% से 2% किया अक्टूबर से दिसंबर, और उसमें काफ़ी घरों की सेल्स में वृद्धि हुई। तो मेरा मानना है कि अगर ये जीएसटी हाउसिंग सेक्टर पे और की मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट है और स्टील पे इस पे कम किया जाए
तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। तीसरी बात जो है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कई बैंकों को मर्ज किया, एकत्रित किया, तो उससे क्या हुआ, वो बैंकें स्ट्रांग हो गई, ताकतवर हो गई। और इसमें अगर बैंकों को ज़्यादा कैपिटल दिया जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चौथी बात जो है, कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़े कदम लिए जाने चाहिए, ताकि फिर कंपनियां कैपिटल मार्केट से रकम उठा सके और प्रोडक्शन बढ़ा सके, भारत को आत्मनिर्भर और ताकतवर बनाने के लिए। साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन से लेकर 26 जनवरी को हुई दिल्ली में हिंसा तक की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ है। इसके जवाब में किसान नेताओं ने दो बातें कही। पहली ये कि तिरंगे का सम्मान सिर्फ सरकार नहीं, किसान भी करते हैं, और दूसरी बात यह कि सरकार लाल किले में हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। किसी ने सोचा नहीं था कि गणतंत्र दिवस के दिन भारत के शौर्य, शक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक लाल किले पर हुड़दंग की तस्वीर दिखेगी। ऐसे हालात पैदा होंगे जो हमारे राष्ट्रीय गौरव के महापर्व को तार तार कर देंगे। आंसू गैस, लाठीचार्ज, मारपीट, झड़प, बदहवासी, चारों तरफ अशांति। गणतंत्र दिवस पर ऐसा उत्सव किसी ने कभी नहीं सोचा था। देश की राजधानी में उत्पात और चारों तरफ फैली अराजकता की तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई। शायद ही कोई ऐसा हो जो इस अराजकता को जायज ठहराए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसी अपमान की बात छेड़ी और इसे तिरंगे का अपमान बताया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। तिरंगे ने अपने नीचे तरह तरह के झंडे लहराते देखे, उन्माद देखा जिसने आंदोलन और शांतिपूर्ण विरोध को गणतंत्र के अपमान की रेखा के पार पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में भी इसका दर्द छलका। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। 26 जनवरी की हिंसा से आहत भारत की टीस बहुत बड़ी है। लाल किले पर भारत के स्वाभिमान का तो अपमान हुआ ही, इस धरोहर की ऐतिहासिकता पर भी चोट हुई है। लाल किले के टिकट काउंटर, टॉयलेट्स, स्टाफ रूम में तोड़फोड़ की गई। लाल किले का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हुआ और बाहर लाइटिंग के सामान को नुकसान पहुंचाया गया। उपद्रव के बाद लाल किले पर जहां तिरंगा फहराया जाता है, उसके पास रखे 2 प्राचीन पीतल कलश भी गायब हैं। ऊपर यहाँ पर परमानेंट तिरंगा फहराया जाता है, जो सबसे सेफ एरिया है और सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। वहाँ पर जो कलश हैं वो हमारी एंटिक्विटी में आते हैं। बहुत पुराने, जब से लाल किला है तब से वो ब्रास के लगे हुए कलश थे। उसमें 2 कलश मिसिंग है। गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे हालात पैदा करने वालों को किसान तो नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा समझिए। सवाल पूछने पर जवाब मिला, तिरंगा तो सारे देश का प्यारा है,
जिसने अपमान किया उसे सरकार दबोचती क्यों नहीं? मन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बाकायदा ट्वीट किया है कि उनका दिल दुख गया लाल किले पे जो अपमान हुआ तिरंगे का, उसको लेकर के। किसने करा? तिरंगा सिर्फ उन्हीं का ही है, सबका है तिरंगा। तिरंगा देश का है और सबसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान देश की जनता करती है और जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन लोग हैं वो? 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसक तस्वीर पर सियासत तो गर्म होनी ही थी। राहुल गांधी ने पूछा 50 प्रदर्शनकारी लाल किले तक कैसे पहुंच गए। विपक्ष ने सवाल उठाए कुछ प्रदर्शनकारियों की गड़बड़ी की वजह से किसान आंदोलन को बदनाम करना क्या सही है? 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनसे आप जल्दी से जल्दी बात कीजिए और इसको रिजॉल्व कीजिए और सिचुएशन को ठंडा कीजिए, ये हमारा कहना है। उसमें 2-3 गलत प्रकार के लोग हों वो ठीक है, उन पर आप एक्शन लीजिए, मगर जो लाखों लोग खड़े हैं वो जेन्युइन लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी की घटना का जिक्र किया, मैं तो कहूंगा दुर्घटना का जिक्र किया। ये दुर्घटना शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी, नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वयं कंडेम ना किया हो, ऐसा है नहीं। मैं आईटीओ के आसपास था, 10 मिनट के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसोसिएट किया, कंडेम किया। बाकी किसान मोर्चा की ओर से तो अभी तक कोई गलती नहीं हुई। उस व्यक्ति विशेष और उनके साथ के एक ग्रुप के लोगों ने जो कुछ किया उसके लिए पूरे किसान आंदोलन को, खेतीहर समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि अगर किसानों के आंदोलन में गलत लोगों की एंट्री हुई तो क्या ये किसान नेताओं की नाकामी नहीं? सवाल दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी हिंसा की अगर योजना बनाई गई तो पुलिस का खुफिया तंत्र क्यों नहीं इसे सूंघ पाया? रही बात तिरंगे की, तो तिरंगे का सम्मान इतना ऊंचा है कि कोई हिंसा उसे छू नहीं सकती। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लाल किले पर जो हुआ वो घाव बड़ा है और इसको भरने में वक्त भी लगेगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मन की बात में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कोई बात न कही हो, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री की ये बात दिल्ली में हिंसा में शामिल लोगों के लिए सीधा संदेश है। मंजीत नेगी और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को यह साफ संदेश दे दिया है कि सरकार के प्रस्ताव पर अगर किसान तैयार हैं तो बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऑफर पर आज किसान नेता बातचीत करने को तैयार दिखाई दिए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं। किसानों की मांग है कि नाकेबंदी कम की जाए, बैरिकेडिंग हटाई जाए, इंटरनेट सेवा बहाल हो, जेल में बंद साथियों को छोड़ दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण किसानों के सम्मान का ख्याल रखा जाए। प्रधानमंत्री का किसानों से बातचीत का खुला ऑफर मिले कुछ घंटे ही बीते थे कि दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों का घेरा और कसता गया। किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर किले में तब्दील कर दिया गया। रातों रात बैरिकेडिंग के लेयर्स बढ़ा दिए गए। किसानों की संख्या बढ़ती देख 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग के साथ यहाँ नुकीले तार भी लगाए गए। इस तरह से बार्ब्ड वायर के तरीके से इसको लगाया गया है और किसी भी किसान को इसके आगे, किसी भी आंदोलनकारी को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। धारा 144 यहाँ पर अभी भी लागू है और पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आंदोलन स्थल को बैरिकेडिंग से पूरी तरह घेर लिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। सिंघू बॉर्डर में तनाव अभी भी बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो सीधा सिंघू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। खास तौर पे एक्स्ट्रा बूट्स ऑन ग्राउंड लगाए गए हैं। यानी अगर हम बात करें सीआरपीएफ पर्सनल है या फिर
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, उनकी एक्स्ट्रा तैनाती गई है और हमने देखा है कि सर्वेलेंस ड्रोन्स लगाए गए हैं, एंटी राइट ड्रोन लगाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं सिंगू बॉर्डर पे, और उसके बाद ट्रैक्टर रैली जो कि 26 तारीख को हुई थी, फिर 29 तारीख को भी जिस तरह से पथराव हुआ है सिंगू पर, उसके बाद से एक तनाव का माहौल है। सुरक्षा चाक चौबंद है, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू है और इन तमाम पाबंदियों के बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है और बातचीत के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन शर्त के साथ पहले जेल में बंद किसानों को रिहा करे सरकार। बातचीत हो तो बंदूक के जोर पर नहीं, सम्मान से हो। बातचीत करेंगे, अगर उनको करनी है तो बातचीत कर लेंगे। हमारे लोग हैं वे जेलों में बंद है, लाइन बराबर होगी तो किसान बातचीत करेगा, प्रेशर में बात नहीं करेगा किसान। आपको लग रहा है अभी भी प्रेशराइज करने की कोशिश? प्रेशराइज की ये एक वो है, उस पर बात कर लो। अगर बातचीत शुरू हो रही है तो वो चीजें हटेंगी, फिर बातचीत होगी। हमने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको भी झुकने नहीं देंगे और देश के किसान का सम्मान भी झुकने नहीं देंगे। जब दोवें बार्डर आपो जो इकट्ठे होंगे आ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ। यानी किसानों ने गेंद वापस सरकार के पाले में उछाल दी है और माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। उधर किसानों की रणनीति आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाने की है। मुजफ्फरनगर और मथुरा के बाद किसान बिजनौर में महापंचायत करेंगे। सोनीपत में किसान संगठन गांव-गांव ट्रैक्टर रैली निकालकर समर्थन मांग रहे हैं। झज्जर में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, खाप पंचायत की सभा तक हुई। फतेहाबाद में हुई किसानों की महापंचायत में पूर्व विधायक ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। किसान संगठन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में कई महापंचायत करने का ऐलान कर चुके हैं। सवाल उठता है कि शक्ति प्रदर्शन के बीच गतिरोध तोड़ने की पहल पहले कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने एक फोन कॉल में दूरी सिमटने की बात कही थी। अब देखना यह है कि फोन की घंटी पहले किसकी ओर से बजती है, यानी पहले कौन फोन करता है। कमलजीत संधू के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कृषि कानूनों और दिल्ली ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की घटना को लेकर चर्चा करेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा की बात को अगर छोड़ दें तो किसानों के साथ हर राजनीतिक दल खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष हिंसा की तो आलोचना करता है, लेकिन साथ ही साथ सरकार पर उनका आरोप है कि कृषि कानूनों पर फैसला न लेकर सरकार ने किसानों का आक्रोश भड़काया है। तो हर कोई राजनीतिक संभावना इस किसान आंदोलन में तलाश रहा है। किसान कह रहे हैं कृषि कानून वापस करो। सरकार कह रही है किसानों से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। विपक्ष कह रहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों की हर मांग पूरी करे सरकार। किसानों के हित अहित के मुद्दे पर घमासान का दौर थम नहीं रहा। अभी एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने किसानों का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री ने भी सभी से अपील की कि वो किसानों को समझाएं। आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। अन्य जितने भी विषय आपने स्पर्श किए हैं उन सभी विषयों की चर्चा भी सदन में विस्तार से करेंगे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी तमतमाया हुआ है विपक्ष। आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है कि निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो। उनका वन लाइनर है, वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं हो सकता है, डेथ वारंट वापस होता है। बीजेपी एक तरफ अन्नदाताओं को कुचल रही है, दूसरी तरफ देशद्रोह कर रही है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी
कि आज भी पुरानी ऑफर खड़ी है, कहो किसान को वो मान ले। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी ऑफर माननी होती, आपकी ऑफर सही लगती उनको, तब तो किस्सा तब का खत्म हो जाता। इतने किसान शहीद हुए हैं, जो हालत हुए हैं इस देश में, सरकार की भी मैं तो मानता हूं फेलियर है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत हरियाणा के 16 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकते हैं, उन पे लाठियां चलवा सकते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, पानी की बौछारें कर सकते हैं, एनआईए का मुकदमा कर सकते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, उन पे हमले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन उनके आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते। विरोधी नाराज हैं तो साथी हमेशा की तरह सुर में सुर मिला रहे हैं। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का स्वागत कर रही है। मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। उन्होंने पहली बार किसी भी समय कहीं भी वार्ता करने का निमंत्रण किसानों को दिया है। किसान संगठनों को उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। 1 फरवरी को बजट सत्र पेश होना है। उससे पहले ही किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर विरोधी पार्टियां अपने तेवर दिखा चुकी हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री की अपील का विपक्ष पर क्या असर होता है, इसका इंतजार रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के पहिए की हवा निकल गई थी, लेकिन महामारी के हर एक वार को किसानों ने बेअसर सिद्ध करते हुए तमाम विपरीत माहौल में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज करने में सफलता हासिल की। देश भर में कृषि आंदोलन की गूंज है। जिस बिल को सरकार ने कृषि सुधार कहकर पेश किया, उसे किसान खारिज कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इन्हें 1 साल के लिए टालने की बात चल रही है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सरकार के पास किसानों को लुभाने का बेहतरीन मौका बनकर आया है। लेकिन अगले किसी वादे को करने से पहले इस बार बजट में कसौटी पर रहेंगे सरकार के पुराने वादे। इसमें सबसे पहला वादा है 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी। किसानों की आय 2 गुनी करने का 2022-23 तक का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय 2 गुनी हो, ये हमारा संकल्प है। वादे के मुताबिक तो इस बार के बजट में इस टारगेट तक पहुंचने के लिए सरकार को ठोस ऐलान करने होंगे। अगर जरा पीछे मुड़कर देखें तो इस लक्ष्य के ऐलान से लेकर अब तक किसानों की आमदनी में खास तेजी नहीं आई है। दरअसल मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी। मोदी सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 8,931 रुपए हो गया। बीते 6 साल में किसानों की आमदनी महज 2,505 रुपए बढ़ी है। वहीं किसानों की आय 2022-23 तक 2 गुनी करने के लिए कृषि की विकास दर को लक्ष्य तय करने से हासिल करने तक 10% होना चाहिए था, लेकिन कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। अब टारगेट हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर 15% से भी ज्यादा करने की जरूरत है, जो एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान करने की हर तरकीब सरकार को सोचनी होगी और बजट इसका एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए सरकार ने अशोक दलवई कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2017 में दावा किया था कि किसानों को हर साल 63,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। ऐसे में ये रकम अगर किसानों को मिल जाए तो नुकसान कम होगा, जिससे खेती और देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में कृषि ने मदद पहुंचाई है, उसे देखते हुए सरकार इसकी अनदेखी कर भी नहीं सकती। कोरोना में कृषि का कमाल। लॉकडाउन में जहां अर्थव्यवस्था का हर पहिया औंधे मुंह जा लुढ़का, वहीं कृषि ने दिखा दिया कि भारत को कृषि प्रधान देश का दर्जा क्यों हासिल है। अप्रैल से जून 2020 में कृषि की विकास दर 3.4% थी, जो कि 1 साल पहले की इस तिमाही में 3% थी, जबकि देश की विकास दर इस दौरान -23.9% लुढ़क गई थी।
जुलाई से सितंबर 2020 में कृषि की विकास दर फिर से 3.4% थी, जबकि एक साल पहले दूसरी तिमाही में ये महज 2.1% थी। वहीं देश की विकास दर इस तिमाही में -7.7% थी। अब देश की 70% आबादी के गुजर बसर के जरिए ने ही लॉकडाउन में भी लोगों को लाचार होने नहीं दिया था। ऐसे में कृषि सेक्टर को बजट में ऐसे कई ऐलानों की उम्मीद है जिससे कृषि की विकास दर को नई ऊंचाई पर ले जाने के रास्ते खुल जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। जो हमारा जो वर्तमान जीएसटी की 18% दरें हैं उनको हमें 5% लाना होगा। हमें किसान के लिए उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक हम उच्च क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल किसान को नहीं देंगे, गुणवत्ता युक्त बीज नहीं देंगे, टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं देंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये काम इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने उपज बढ़ाने में लगातार कामयाबी हासिल की है। आज भी भारत के कई इलाके खेती किसानी के लिए मानसून के सहारे हैं। इसके बावजूद बीते कई सालों से किसानों ने अपनी मेहनत से पैदावार को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने में कामयाबी हासिल की है। 2017-18 और 2018-19 में करीब 2,850 लाख टन कृषि पैदावार थी। 2019-20 में कृषि पैदावार 4% बढ़कर 2,967 लाख टन हो गई, जबकि 2 साल में अनाज, दलहन और तिलहन की पैदावार 117 लाख टन बढ़ी है। सब्जियों और फलों की पैदावार भी 2017-18 से 2019-20 के बीच 2 साल में 2.81% बढ़ी है, यानी 93 लाख टन की बढ़ोतरी। 2018-19 के मुकाबले तो ये 3% ज्यादा बढ़ गई, यानी 87.58 लाख टन का इजाफा। लेकिन मुश्किल ये है कि हर साल फसल का रकबा बढ़ जाता है, यानी ज्यादा इलाकों में फसलों की बुआई हो रही है, पैदावार बढ़ रही है, यानी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद किसानों को इससे खास फायदा नहीं मिल रहा। समस्या यही है कि अब कैसे इस उपज का सही भंडारण हो और इसकी सही कीमत किसानों तक पहुंच सके। जानकारों का मानना है कि इस बार बजट में इस पर अगर सरकार कोई ऐलान करती है तो फिर वाकई किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो। हमारे देश में कृषि की स्थिति खराब होने की एक बड़ी वजह कृषि का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ऐसे में किसानों की बाकी तकलीफों को दूर करने के साथ अगर सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करने से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करती है तो किसानों के लिए मुश्किल भी आसान हो सकती है। इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर हो सकता है। बेहतर होगा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष यानी AIF का ऐलान किया गया था। बजट में इससे जोड़ते हुए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। फार्म गेट और संग्रह स्थल पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और यार्ड जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने वाले प्रोजेक्ट्स को रकम मुहैया कराने का ऐलान हो सकता है। कृषि सुधारों के लागू हो जाने पर APMC के खत्म होने की आशंकाओं के समाधान के लिए 2018 से 2019 के बजट में घोषित किए गए ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम योजना को तेजी से पूरा करने के लिए बजट में अतिरिक्त रकम दी जा सकती है। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण कृषि बाजारों को विकसित करने और मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों का ग्रामीण कृषि बाजारों के तौर पर विकास करने की योजना बनाई थी। मनरेगा और दूसरी योजनाओं के इस्तेमाल से भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े ऐलान भी बजट का हिस्सा हो सकते हैं। बीते कुछ वर्षों से यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्य खुले में घूमते पशुओं से भी काफी परेशान है। किसानों के दिन रात खेतों में बीत रहे हैं। कई किसानों ने इनके डर से खेती तक छोड़ दी है। गोवंश की समस्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि बदले हालातों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर इनके गोबर पर आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए तो विकराल रूप अख्तियार करती जा रही ये समस्या सुलझ सकती है। ऐसे में अगर देश में गौशालाओं के निर्माण के लिए रकम आवंटित की जाए तो इन पशुओं को वहां रखा जा सकेगा। ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। पिछले कई वर्षों से देश में जैविक और प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। ये अच्छा है कि लोग बिना उर्वरक और कीटनाशकों वाली खेती की तरफ बढ़े हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जैसे रासायनिक खेती करने वालों को कंपनियों के माध्यम से ही सब्सिडी दी जाती है, वैसी ही जैविक खेती करने वालों को भी मिले। कृषि स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा।
इसके साथ ही एक बड़ी समस्या कृषि की तरफ युवाओं को लुभाने से जुड़ी हुई है। जिस तरह से देश में स्टार्टअप अभियान को सफलता मिली है और उससे ये सेक्टर लगातार तरक्की कर रहा है, उससे कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स में भी युवाओं की दिलचस्पी बढ़ी है। गवर्नमेंट कई कोशिश कर रही है, जैसे गवर्नमेंट इस बजट के अंदर डेयरी फार्मिंग के ऊपर, फिशरी के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर या मशरूम फार्मिंग के ऊपर बजट लेके आएगी, पर वो कभी भी एक स्पेशल बजट बी कीपिंग के ऊपर या एपीकल्चर के ऊपर नहीं लेके आती। स्टार्टअप के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल ने भी कृषि परिवारों, शिक्षित युवाओं को खेती से रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब ये युवा बैंक से लेकर तहसील तक की दौड़-भाग, कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताओं के सामने हिम्मत हारने लगे हैं। लॉकडाउन में शहरों से लौटे युवाओं ने खेती से जुड़े कई स्टार्टअप्स की सफलता के किस्से किसानों से साझा किए। इनके जरिए किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिलने और तकनीक तक इनकी पहुंच आसान हो रही है। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम भी ये स्टार्टअप सफलता के साथ कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की जरूरत है। इन तकनीकों और मशीनों को खरीदने के लिए किसानों को आसान फंड मुहैया कराने की भी जरूरत है। यानी जिस तरह से सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दावे कर रही है, अगर उन योजनाओं पर गौर किया जाए तो फिर जरूर देश की कृषि एक सफल कारोबार में तब्दील होकर लोगों का पेट भरने के साथ उनकी जेब भरने में भी मददगार हो सकती है। आज तक ब्यूरो।